एलबीएस गनोरा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भारत का भूगोल ये थर्ड ईयर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले क्लास में खनिज पे बात की थी। आज हम बात करेंगे भारत में ऊर्जा संसाधन, स्थिति, उपयोग एवं संरक्षण की आवश्यकता। तो भारत में जो ऊर्जा संसाधन है, वो एनर्जी रिसोर्सेज है, उसकी क्या स्थिति है और उसकी क्या उपयोग है और उसके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो विद्यार्थियों, ऊर्जा का हमारे दैनिक जीवन में परिचय मैं करूँगा। इसका परिचय ऊर्जा के संदर्भ में हमारे ऊर्जा संदर्भ के स्रोत, तो पहला परंपरागत ऊर्जा और दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा। परिचय की बात करें हम, तो परिचय में सुनिए आप कि पृथ्वी पर ऊर्जा जीवन और क्रियाशीलता का आधार है। देखिए, पृथ्वी पर जो ऊर्जा है वो जीवन और क्रियाशीलता का आधार है। अगर ऊर्जा नहीं होगी तो कुछ भी एक आधार नहीं मिल पाएगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हमें ऊर्जा देता है। रूपांतरित ऊर्जा ही है जो पृथ्वी और उस पर निवास करने वाले प्राणियों को अपने कार्यों और क्रियाओं को संपादित करने में मदद करती है। मानव सभ्यता अपने वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास ऊर्जा संसाधनों के उपयोग से संबंध रहे हैं। यहाँ तक कि आज ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग से ही किसी समाज के आर्थिक विकास और रहन सहन के स्तर का आकलन किया जाता है। वर्षों से भारतीय ऊर्जा क्षेत्र का सरकार के स्वामित्व का नियमन होता रहा है। आधारभूत संस्थागत संरचना में शामिल है केंद्रीय स्तर पर एक नोडल मंत्रालय जो नीति निर्माण, निर्णय लेने में सहायक तथा राज्य सरकारों द्वारा इस क्षेत्र की योजनाओं को लागू करने की प्राथमिक एजेंसी है। राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान और तकनीकी अनुसंधान संस्थान। अब संघीय सरकार की ऊर्जा के क्षेत्र में प्रभावशाली भूमिका के कारण वो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में खोजा जा सकता है। ऊर्जा से संबंधित 7वीं अनुसूची में विषय सम्मिलित हैं। नंबर 1, इसके उत्पादन के लिए आवश्यक परमाणु ऊर्जा एवं खनिज संसाधन। नंबर 2, तेल क्षेत्र व खनिज तेल संसाधनों तथा पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पाद के विकास और नियमन। तीसरा, संसद द्वारा घोषित खान तथा खनिज विकास का नियमन। नंबर 4, खान और तेल क्षेत्र में श्रम और सुरक्षा का नियमन और अंतरराज्यीय नदियों का विकास और नियमन। इसके अतिरिक्त योजना आयोग द्वारा भी शक्ति और ऊर्जा विभाग मंत्रालय से संबंधित क्रियाकलाप पर नजर रखी गई थी। इस क्षेत्र में संबंधित योजना, नीति और पंचवर्षीय योजना के निर्माण को भी तैयार योजना जो अभी नीति आयोग को परिवर्तित हो गया की भूमिका निभाता रहा है। समवर्ती सूची में ऊर्जा से संबंधित मात्र एक विषय विद्युत है। विद्युत शक्ति में असमान वितरण की वजह से यह संघीय सरकार की भूमिका ऊर्जा क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत में राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण कोयला, पेट्रोलियम आधारित ऊर्जा स्रोत के नियमन, विकास और संरक्षण तक सीमित रही है। उनका सरोकार अभी तक विद्युत क्षेत्र से ही रहा है, लेकिन हाल ही में इनकी भूमिका ऊर्जा के नए और नवीनीकरण स्रोतों से बढ़ गई है। ऊर्जा के क्षेत्र में संघीय सरकार और संबंधित सरकारी एजेंसियों के संस्थागत ढांचे को नीचे दिए गए बताया गया है। सभी ऊर्जा विकास को सुनिश्चित करने के लिए अनेक मंत्रालय, संस्थाओं और एजेंसियों को अनेक दायित्व सौंपे गए हैं। प्रत्येक ऊर्जा उपक्षेत्र नियमन संस्थागत व्यवस्था विवरण दिया जा रहा है। तो जो सहयोगी परमाणु ऊर्जा आयोग है, परमाणु शोध केंद्र है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन केंद्र है, बोम्बई शोधनशाला पेट्रोलियम लिमिटेड है, केंद्रीय विद्युत नियमन आयोग और केंद्रीय उच्च प्रौद्योगिकी, केंद्रीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी, भारत कोल लिमिटेड, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, केंद्रीय पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी, भारत अभियंत्रण लिमिटेड, भारत गैस परिषद लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत रिन्यूएबल ऊर्जा विकास संस्थान, भारत बर्मा पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड,
कोची शोधनालय लिमिटेड, मैंगलोर शोधनालय और पेट्रो लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत परमाणु ऊर्जा कोर लिमिटेड, न्यू मालीगढ़ शोधनशाला शोधनालय लिमिटेड, राष्ट्रीय तापीय विद्युत कोर लिमिटेड, ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत तेल लिमिटेड, ऑयल भारत तेल लिमिटेड, तेल उद्योग विकास बोर्ड, तेल और प्राकृतिक गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, भारत पावर जिंक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पेट्रोलियम ओडिशा इंडिया लिमिटेड, पावर व्यापार कॉर्पोरेशन, ग्रामीण विद्युत कॉर्पोरेशन, सौर ऊर्जा केंद्र और राज्य प्रमुख संख्या। तो इसके अंतर्गत योजना आयोग की जो है वो ऊर्जा और शक्ति विभाग है। कोयला मंत्रालय द्वारा सीआईए और एनएलसी सीआईए की सब्सिडी मिलती है। ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा विभिन्न तकनीकें विभिन्न संस्थान कार्य करते हैं। अप्रमाणित ऊर्जा स्रोत है, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा भी बहुत सारे कार्य होते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में प्रादेशिक और राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड प्रणाली। तो देश के सभी भागों में विद्युत आपूर्ति और सुविधा विकसित करने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। देश में सर्वप्रथम 1964 में क्षेत्रवार विद्युत ग्रिड प्रणालियां विकसित की गई हैं। जल विद्युत, तापीय विद्युत और परमाणु शक्ति से प्राप्त विद्युत को आपस में मिलाने हेतु राष्ट्रीय ग्रिड प्रणाली का विकास किया गया। इनमें विशेष क्षमता दोहरी सर्किट, एकहरी सर्किट की लाइनें भारी लोड संचालित करती हैं। भारत की प्रमुख प्रादेशिक ग्रिड प्रणालियां और संबंधित राज्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रादेशिक ग्रिड से संबंधित राज्य कौन सा है वो हम बात करेंगे। नंबर 1, उत्तर भारत विद्युत ग्रिड। इसमें आने वाले जो राज्य है वो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। नंबर 2, पश्चिमी भारत विद्युत संगठन क्रम। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दमन, दीव, दादरा व नगर हवेली, तारापुर शक्ति व्यवस्था। और नंबर 3 है दक्षिण भारत विद्युत संगठन क्रम। इसमें ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पुडुचेरी। नंबर 4 हम बात करते हैं पूर्वी भारत विद्युत संगठन क्रम। तो उसमें है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दामोदर घाटी परियोजना और सिक्किम। नंबर 5 है उत्तर पूर्वी भारत विद्युत संगठन क्रम। तो असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। इस तरीके से भारत के बारे में जो सूचना 2012-17 में 88,537 मेगावाट क्षमता का निर्माण किया गया। इसमें केंद्रीय क्षेत्र का योगदान 26,182 मेगावाट और राज्य का योगदान 15,530 मेगावाट और निजी क्षेत्र का 46,825 मेगावाट रहा। भारत ने वर्ष 2012-13 में ऊर्जा का उत्पादन जो है वो लक्ष्य 9,930 बिलियन यूनिट रखा गया था, जिसमें 767.275 बिलियन यूनिट तापीय, 122.045 बिलियन यूनिट जल विद्युत और 35.300 बिलियन यूनिट परमाणु ऊर्जा, 5,480 बिलियन यूनिट भूटान से प्राप्त की गई। इसे वर्ष 2012-13 में 912.56 बिलियन यूनिट का उत्पादन हुआ, जिसमें से 760.67 बिलियन यूनिट तापीय और 113.72 बिलियन यूनिट जल विद्युत और 32.86 बिलियन यूनिट परमाणु ऊर्जा तथा 4.74 बिलियन यूनिट भूटान से आयात किया गया। अब भारत में बिजली मुख्यतः 4 स्रोत कोयला, ताप विद्युत, जल विद्युत, परमाणु खनिज, परमाणु विद्युत, प्राकृतिक गैस से प्राप्त होती है। भारत में विद्युत उत्पादन विभिन्न स्रोतों से संबंधित है। यह आपूर्ति जल, तापीय, परमाणु व अन्य स्रोतों से होती है। क्षेत्र पर विवरण इस प्रकार है। अब हम बात करेंगे भारत में ऊर्जा के स्रोत। तो भारत में ऊर्जा के जो स्रोत हैं
वो दो प्रकार के हैं, एक है परंपरागत ऊर्जा स्रोत और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में पहला है कोयला, नंबर 1 है कोयला। कोयला से हमने सिलेक्टिव मेटेरियल को पढ़ा था, इसके बाद भी है डिस्क्रिप्टिव में बहुत अच्छे से पढ़ा था, देख लेते हैं। कोयला ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति का आधार रहा है। कोयलों को उद्योगों की जननी, काला सोना, शक्ति का प्रतीक कहा जाता है। भारत विश्व का तीसरा बड़ा कोयला उत्पादक देश है। भारत की ऊर्जा में कोयला का योगदान 58.59% है। भारत में सबसे पहले कोयला निकालने का प्रयास 1774 में रानीगंज, पश्चिम बंगाल में दो अंग्रेजों समर एवं मिटले द्वारा किया गया। 1814 में रानीगंज में कोयले की खुदाई प्रारंभ की गई। 1830 में रानीगंज क्षेत्र में हुई नई उच्च श्रेणी का कोयला खदानों का पता लगाया गया और 1860 में ही देश के 50 कोयला खदानें थी। यानी कि कोयले का एक विकासक्रम किस रूप में हुआ। 1856 में तत्कालीन ईस्ट इंडियन रेलवे का निर्माण होने से 1862 में वाराकर क्षेत्र में इसका विस्तार होने से कोयला खनन में सहायता मिली। इस तरीके से कोयले का विकास हुआ। देश की आजादी के बाद कोयले का खनन बृहद पैमाने पर शुरू किया गया। मई 1772 से जनवरी 1773 के मध्य सभी कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सभी कोयला खानों को 5 क्षेत्रीय इकाइयों में विभाजित कर उन्हें कोल इंडिया नामक शीर्ष संस्थान के अंतर्गत रखा गया। कोयला मुख्यतः हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस संतृप्त शिला है जिसे ऊष्मा या प्रकाश दोनों की आपूर्ति हेतु ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये वनस्पति का कार्बनिक अवशेष है जिसे यथास्थान या जल द्वारा परिवहन का अन्यत्र जमा कर दिया जाता है। अधिकांश भारतीय कोयले दूसरे प्रकार का है। रासायनिक तौर पर यह मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन का बना होता है जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गौण तत्व के रूप में पाए जाते हैं। कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण जिसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर करती है। भूगर्भ में दबी वनस्पति दबाव और ताप के पहले पीट लकड़ी से मिलता जुलता कोयले का निकृष्ट रूप, तदुपरांत लिग्नाइट, बिटुमिनस और अंत में एंथ्रेसाइट परिणत हो जाता है। कोयले में विद्यमान वाष्पशील गैसों का कोयला शोधनशालाओं में जलाकर इस्पात उद्योग हेतु को प्राप्त किया जाता है। कोयले के प्रकार में हम बात करते हैं। सबसे पहला एंथ्रेसाइट है, दूसरा बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। तो एंथ्रेसाइट जो कोयला है वह सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। इसमें जल की मात्रा 2 से 5% होती है। वाष्पीकरण की मात्रा 86 से 95% तक होती है। कार्बन की मात्रा सबसे इंपॉर्टेंट 80 से 90% होती है और ये जलते समय धुआं नहीं देता। इससे अधिक ऊष्मा मिलती है। इसकी लौ नीले रंग की होती है। नंबर 2 बिटुमिनस, यह द्वितीय कोटि का कोयला है। भारत की दुर्गम चट्टानों की श्रेणी का कोयला मिलता है। इसमें कार्बन की मात्रा 75 से 80% तक होती है। जल एवं वाष्पीय मात्रा 25 से 30% तक मिलती है। तीसरा लिग्नाइट यानी कि भूरा कोयला। इस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा 50% से कम पाई जाती है। इसमें जल की मात्रा 30 से 55% तक और वाष्पीय पदार्थ की मात्रा 35 से 50% तक मिलती है। यह कोयला उच्च किस्म का नहीं होता।
कार्बन की मात्रा कम होने के कारण यह भूरा दिखाई देता है, इसमें जाते समय अधिक धुआं देता है। नंबर 4 पिट कोयला। ये कोयले का प्रारंभिक रूप है। ये जली हुई लकड़ी के रूप में मिलता है। इस कोयले की आर्द्रता की मात्रा 80% तक पाई जाती है। इसका उपयोग मुख्यतः जलाने तथा खाद बनाने में किया जाता है। यह कोयला तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत, सलेम जिले के शिवराय पर्वत, कश्मीर के उत्तराखंड की घाटियां, ब्रह्मपुत्र की घाटियां और कछार में पाया जाता है। भारत में कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? भारत ने उपलब्ध कोयला के दो प्रमुख भूवैज्ञानिकों कॉलम गोंडवाना लैंड और टर्शियरी से संबंधित है। तो गोंडवाना लैंड का जो कोयला है वो है गोंडवाना कोयला 3 भूवैज्ञानिक शेल कार्बोनिफरस, बराकर और रानीगंज से संबंधित है। भारत में 113 कोयला क्षेत्रों के 80 निचले गोंडवाना काल के संबंध है। देश के 98% कोयला भंडार और 99% उत्पादन गोंडवाना कोयला का योगदान है। इस कोयले में 74 पृथक बेसिनों का लगभग 45,125 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैले हैं। ये बेसिन प्राचीन भारत में दामोदर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सोन, ब्राह्मणी, इंद्रावती, नर्मदा, कोयल, पंच, काहन नदी घाटों में स्थित है। प्रत्येक बेसिन में कोयले के कई संस्तर पाए जाते हैं, जिसमें कुछ की मोटाई केवल कुछ सेमी तो अन्य की 20 मीटर से भी अधिक होती है। गोंडवाना कोयला की 3 श्रेणियां टार्चे, दामोदा, पंचे। ये कोयला बिटुमिनस किस्म का है। इसे कोकिंग और गैर कोकिंग वर्गों में बांटते हैं। रानीगंज, जड़िया, बोकारा, रामगढ़, गिरिडीह, करणपुरा में कोकिंग कोयला पाया जाता है, जिसका उपयोग धातु कर्मी उद्योगों में होता है। गैर कोकिंग कोयले को गैस या स्टीम कोयला भी कहते हैं। नंबर 2 टर्शियरी कोयला। टर्शियरी कोयला ओलिगोसीन काल के बाद चट्टानों 15 से 60 मिलियन वर्ष में प्रायद्वीपीय भागों असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल व पुडुचेरी में पाया जाता है। यह अत्यधिक संदलित, भुरभुरा, उच्च सल्फर और कम कार्बन प्रतिशत वाला होता है। तमिलनाडु के लिग्नाइट कोयले का उपयोग ताप ग्रहों नवेली में किया जाता है। जुरासिक क्रेटेशियस कोयला कार्बन 30% से कम कच्छ गुजरात और असम में पाया जाता है। भारत में कोयला भंडार व उत्पादन। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्व प्रदेश, पूर्वी राज्य, अन्य राज्यों में कोयले के विशेष भंडार मिलते हैं। कोयले का जो उपयोग है वाणिज्यिक ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इसे कई उद्योगों के मूलभूत ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। समूचा इस्पात उत्पादन धातु कर्मी कोयले पर आधारित है। देश की बिजली की प्रतिष्ठापित क्षमता का 64% उत्पादन का 69% तापीय विद्युत के रूप में निम्न कोटि के कोयले का प्रयोग किया जाता है। नेफ्था और अमोनिया के रूप में इसे रासायनिक उर्वरक के उत्पादन होता है। कोयले से प्राप्त तार, बेंजोल, सल्फर, सेक्रिन, कार्बन ब्लैक और गैस के अनेक उद्योगों में उपयोग किया जाता है। इसे रेल, जलयानों और नावों में ईंधन के सल्फर रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कोयले का व्यापार घरेलू मांग की पूर्ति के उपरांत भारत में कुछ कोयले का निर्माण निर्यात पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, श्रीलंका को करता है। विश्व बाजार में कोयले की उच्च कीमत के कारण इसे जापान, यूरोपीय आर्थिक समुदाय और मध्य पूर्व देशों से निर्यात करने प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में उच्च कोटि का कोकिंग कोयला ऑस्ट्रेलिया, कनाडा व अन्य यूरोपीय देशों से आयात किया जाता है। कोयला की दोहनशालाएं कौन कौन सी? देश में इस्पात उद्योगों में कोकिंग कोयले की मांग की आपूर्ति व कम गुणवत्ता के कोयले को अच्छा बनाने के लिए कोयला खदानों के समीप 20 कोयला दोहनशालाएं लगाई गई है, जिनमें प्रति वर्ष 34 मिलियन टन कोयला साफ किया जाता है। मधुबन सहित 5 नई दोहनशाला का निर्माण किया जा रहा है। देश की 19 कोयला दोहनशाला कोकिंग कोयला नौराजाबाद की दोहनशालाओं से गैर कोकिंग कोयला तैयार किया जाता है। इन दोहनशालाओं में से 14 का प्रबंध कोल इंडिया लिमिटेड CIL के अधीन है। इसी प्रकार जमदोबा और पश्चिम बोकारा दोहनशाला, टिस्को, लोधना और दुर्गापुर सेकेंड भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, नौरोजाबाद नेशनल
कोल फील्ड दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल सरकार और वसलाना इस्पात इस्पात केंद्र के अधीन कार्यरत हैं। और कोयला उद्योग, खनन उद्योग की समस्या जैसे कि ऊर्जा संकट है, पर्यावरण प्रदूषण है, कोयले की क्षति है, खनन के पुराने तरीके हैं, चोरी और असुरक्षा, खनन में मंदी, परिवहन मार्ग अवरोध, असमान वितरण, निम्न गुणवत्ता, इस तरीके से कोयले की कुछ समस्या है। तो उसके लिए संरक्षण की आवश्यकता जो है वो इस तरीके से दिया जा सकता है कि नंबर 1, तापीय शक्ति ग्रहों को कोयले की परिवहन लागत को कम करने के लिए खदानों के समीप अवस्थित किया जाना चाहिए। ये जो संरक्षण के उपाय है। नंबर 2, कोयला खनन क्षेत्रों में अवैध खनन और तस्करी को रोकने के उपाय किए जाने चाहिए। नंबर 3, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के विकास में प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। ईंधन के ऊर्जा के स्रोत के रूप में कोयला के नए विकल्पों को ढूंढने की जरूरत है। नंबर 4, कम गुणवत्ता वाले कोयला और नई तकनीकों को साफ कर अच्छे किस्म के साथ मिलाकर उद्योगों को उपयोग किया जाना चाहिए। नंबर 5, कोकिंग कोयला का उपयोग केवल धातु कर्मी उद्योग तक ही सीमित रखना चाहिए। इसकी खपत को कम करने के उपाय ढूंढे जाने चाहिए। नंबर 6, कोयला खनन एवं कारखानों के क्षेत्रों में पर्यावरण सुरक्षा के नियमों की कड़ाई से लागू करना चाहिए। खननकर्ताओं के लिए यह आवश्यक किया जाना चाहिए कि वे खनन कार्य की समाप्ति के साथ साथ क्षेत्र का समतलीकरण कराकर उस पर वृक्षारोपण पौधरोपण करा दें। नंबर 7, चोटी तथा अनार्थिक उद्यानों को अन्य के साथ मिलाकर उन्हें आर्थिक तौर पर उपादेय बनाने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 8, नए कोयला क्षेत्रों की खोज की जानी चाहिए। बहिर्वर्ती क्षेत्रों से खनन को बढ़ावा देना चाहिए और कोयला खनन में नए वैज्ञानिक तरीके किए जाने चाहिए। नंबर 9, चयनित खनन का प्रतिबंधित कर देना चाहिए। इसी भी खदान से सभी प्रकार के कोयले का निकाला जाना चाहिए और उसके विधिवत उपयोग हेतु नई शोध करने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यानी कि कोयले की लेकर परंपरागत ऊर्जा में कोयले को लेकर यहाँ स्पष्ट होती है कि इसकी स्थिति क्या है, इसकी उपयोग क्या है, इसके संरक्षण की आवश्यकता है, कौन कौन सी समस्या है, तो इसके संरक्षण की कौन सी आवश्यकता है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम कितना ही पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट क्लास में और उम्मीद करें कि आपने LPS गुजरा का यूट्यूब चैनल देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।